हेलो। हेलो का बोल रंग क्या निकल છે कहाँ है बता इनका कर दे तो इसमें जो है हम लोग 1 by 1 प्रिपरेशन पढ़ेंगे तीनों का। किसका 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 प्रिपरेशन पढ़ना होगा इसमें। बताओ लोग। सुन रहा आवाज जा रहा है ना। हाँ बताओ किसका किसका प्रिपरेशन इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन जो मेनली कितना भाग में बांटे थे लोग कल उसको दो भाग में बांटे थे लोग और उसमें से था एक अल्केन अल्किन अल्काइन होता है। तो उन तीनों का प्रिपरेशन पढ़ना होगा कि अल्केन कैसे बना सकते हैं लोग, अल्कीन कैसे बना सकते हैं, अल्काइन कैसे बना सकते हैं। ये तीनों चीज को हम लोग को देखना होगा। यही काम है इस चैप्टर का। एक एक करके सारा देख लेंगे लोग कि कैसे कैसे हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। तो देखो लोग, जो प्रिपरेशन जो फर्स्ट है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। जब हम लोग को अल्केन बनाना होगा तो मेनली किसका यूज करेंगे लोग, पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का। ठीक है, दोनों कहाँ पे मिलता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कहाँ मिलता है, अर्थ के अंदर या सी में। हाँ, अर्थ के अंदर या सी में मिलता है। और अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड, और उनको हम लोग फॉलोइंग मेथड से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर हमारे पास अनसेचुरेटेड अल्केन कैसा होता है, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड होता है। तो हम लोग सेचुरेटेड को बनाएंगे और सेचुरेटेड बनाने के लिए यानी कि अल्काइन बनाने के लिए सबसे पहला जो यूज कर रहा है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का यूज कर रहा है। किसका, अनसेचुरेटेड, यानी कि वो या तो अल्कीन या अल्काइन को किसमें बदलेगा, अल्केन में। हम लोगों को अल्केन बनाने पढ़ना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कैसे अल्केन बना सकते हैं, वो यहाँ पे दिया गया है कि आप अनसेचुरेटेड का यूज कर लीजिए। इधर यू कैन यूज इथीन, प्रोपेन या फिर इथाइन, प्रोपाइन, ऐसा ऐसा है, यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल बी यूज्ड। समझ आ रहा है बात। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि डाई हाइड्रोजन गैस को हम लोग ऐड करना पड़ता है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि किसमें हाइड्रोजन ज्यादा रहता है, अल्केन में कि अल्कीन में कि अल्काइन में, अल्केन में रहता है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन अल्केन में रहता है, उससे कम रहता है अल्कीन में, और सबसे कम हाइड्रोजन हम लोग को मिलेगा अल्काइन में। क्लियर है बात। हाँ, सिंपल सी बात है ना। हम लोग कल जनरल फॉर्मूला देखे थे कि CnH2n+2 होता है अल्केन का। तो देखो इसमें 2n+2 है, फिर 2 हट गया, सिर्फ 2n बचा अल्कीन में, और अल्काइन में जाएंगे तो और 2 घट गया। तो यहाँ से यहाँ में कितना का डिफरेंस है हाइड्रोजन का, बताओ लोग। सबसे ऊपर सबसे नीचे में कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 2 क्योंकि प्लस में है, इधर 2 माइनस में है, तो टोटल 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी चीज को कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं हम लोगों को कि ये वाला बनाना है हम लोगों को ऊपर में जो है, और नीचे वाला से बनाना है, यानी कि यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से भी, तो हम लोग को हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। इसी को बोला जाता है हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनेशन है, यह ऐसा प्रोसेस है जिसके मदद से हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, मतलब जिसमें हाइड्रोजन कम है, उसमें और हाइड्रोजन जोड़ेंगे और जोड़ के किस चीज में बदल देंगे,
सेचुरेटेड यानी कि अल्केन में, और वही है अपना अल्केन बनाना है। तो वही बात यहाँ बोला कि आप अल्केन बनाइए, लेकिन सबसे पहले हम लोग यूज कर रहे हैं हाइड्रोजनेशन का। तब हाइड्रोजनेशन क्या है, कैसे होता है हाइड्रोजनेशन, इसको देख लेते हैं। इतना तो मालूम चल गया कि हम लोग को हाइड्रोजन जोड़ना होगा तब जाके ही बनेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, हियर वी हैव इथीन, हम लोग के पास यहाँ पे इथीन इज गिवन एंड नाउ वी आर एडिंग वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन के अणु को हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं, और जोड़ते ही ये किस चीज में बदल गया, इथेन में बदल गया ना। हाँ, यहाँ पे CH2 था, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो ऐसे बन गया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये CH2 था, इसमें हमने हाइड्रोजन जोड़ा और क्या बन गया, CH3। ये अपना था अनसेचुरेटेड, और अभी क्या बन गया, ये सेचुरेटेड। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है दिक्कत। निधि कोई दिक्कत है इसमें? अंशु? नहीं। हाँ ठीक है, तो आगे चलते हैं लोग। अंशु को दिक्कत है? नहीं। हाँ, तो अगला जो हम लोग का इसमें पॉइंट आ जाएगा कि हाइड्रोजनेशन तो समझ गए, लेकिन एक बात पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, हर चीज समझना पड़ेगा कि आखिर ये जुड़ कैसे गया। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग को पानी बनाने के लिए किसका उपयोग करना पड़ता है। अगर H2 बनाना है तो किसका उपयोग करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। कहते वो मॉलिक्यूल, इसको बैलेंस करो फटाक से ना, क्या करना पड़ेगा, 2H2 एक मिनट 2H2 और 2H2 2O2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, सब में 2 वैसा ऐसे है। नहीं एक मिनट नहीं, O2 में 2 नहीं होगा, बस काम खत्म, इतना ही होगा। मतलब कि 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल चाहिए, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलेगा तो कितना बन जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल 2 ये 2 मॉलिक्यूल बता रहा है। तो यहाँ पे एक लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिए, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिए, बन गया। तो क्या ऐसा नहीं क्या हो जाता है कि और कुछ चाहिए होता है, और कुछ कंडीशन होता है, कैसे क्या हो जाता है, बताओ लोग। रिएक्शन दोनों का बना होता तो बन जाता है। हाँ, तो रिएक्शन में क्या करना पड़ता है, ऐसा क्या है, कुछ अगले से भी कुछ रिक्वायरमेंट होता है इसका। जैसे कि तुम लोग को मालूम होगा कि अपना ये वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, दोनों अलग अलग है। ऐसा तो नहीं है कि सब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बन गया है, तो फिर सांस कैसे लेते लोग, ऐसा नहीं हो रहा है ना। नहीं, दोनों अलग अलग भी रह सकता है, और पानी भी बन सकता है दोनों। तो कब पानी बनेगा, तो कुछ कंडीशन रहता है तब जाके पानी बन सकता है। वी हैव टू प्रोवाइड सम कंडीशन, अदरवाइज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नॉट गोइंग टू कंबाइन। इफ वी वांट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगर हम लोग कॉम्बिनेशन चाहते हैं, वी हैव टू प्रोवाइड सम कंडीशन। तो कंडीशन होता है, क्या होता है इसका कंडीशन, कि इसको हाई टेम्परेचर पे या इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस मीनिंग हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसको पहले तोड़ते हैं, क्या करते हैं, पहले तोड़ते हैं और फिर ये जुड़ता है बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि पहले से ये बना हुआ है और फिर ये अपने से जुड़ जाएगा। पहले इसको तोड़ेंगे, ये अपने से ऑलरेडी से स्टेबल है लगभग, तोड़ के इसको अनस्टेबल करेंगे तो फिर ये ज्वाइन हो सकता है और फिर H2O बन जाएगा। बात समझ में आया बात? हाँ। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम ये बताने का मेरा मतलब था कि कोई भी रिएक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक प्रकार से अपना सबस्ट्रेट है, ये ऐसी रिएक्शन नहीं कर जाएगा। यहाँ पे दोनों का दोनों सबस्ट्रेट है, हम लोग को रिएजेंट चाहिए, तो एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस जो लाए वो अपना क्या हो गया, एक प्रकार से रिएजेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये अपना था, मेन जो था ये कार्बन था जो कि इथीन था, और इस इथीन में हम लोग को हाइड्रोजन जोड़ना है, लेकिन हाइड्रोजन ऐसे ही नहीं ऐड हो जाएगा, इसको ऐड करने के लिए भी कुछ और चाहिए। वो देखते हैं क्या चाहिए होता है, तो उसको हम लोग इस पे ऐड करते हैं, प्लेटिनम या निकेल। ये 3 होता है जो कि भारी मेटल है, मालूम है ना, प्लेटिनम प्लेटिनम है, प्लेटिनम होगा पीटी से। हाँ, पीटी से प्लेटिनम, वही बोल रहे हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम, पीटी से पैलेडियम और Na से निकेल। हाँ, तो कौन 30 के अंदर आता है इसमें से, कौन है जो जिसका एटॉमिक नंबर 30 के भी अंदर हो? 21 से बाद याद है किसी को? 20 पे क्या आता है? हाँ, 20 पे क्या आता है? कैल्शियम। एक 21 पे नहीं, 21 पे पोटेशियम तो नहीं आता है, स्कैंडियम। 22 पे
टाइटेनियम। टाइटेनियम 23 पे, वेनेडियम 24 पे, वेनेडियम, 24 टाइटोनियम, क्या क्रोमियम आता है। क्रोमियम आता है। इस पक्का याद रहना चाहिए, दो गो अजीब आदमी है लोग। 24 और 29 ये दोनों को नहीं भूलना है। 29 पे क्या आता है, फिर भूल गया लोग। कहीं दो को पक्का याद रहना चाहिए, 24 29। कारण भी है इन लोग को याद रखने का। 24 पे क्रोमियम आता है और 29 पे कॉपर आता है। बात समझ आ रहा है? हाँ हाँ, आता है कि नहीं आता है? हाँ। 29 पे कॉपर आता है। 30 पे क्या आ जाता है फिर? निकेल, जिंक। जिंक। तो 24 25 पे क्या आता है? मैग्नीज। 26 पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, ब्रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज। और मैग्नीज के बाद आता है तुमको 26 पे आई थिंक निकेल आता है। 27 पे कोबाल्ट आता है। चेक करना इसको, यहाँ से हमको कंफ्यूजन हो रहा है। और 28 पे ये भी कंफ्यूजन हो रहा है। 29 पे बता रहा आयरन ना आएगा। हाँ, 26 पे आयरन, ये सही है। 26 पे आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट और 28 पे निकेल, ठीक है। और 29 पे आ जाएगा अपने पास कॉपर और 30 पे आ जाएगा जिंक। हम क्या बोले, कौन कौन इंपॉर्टेंट है? 24 और 29। अब बताते हैं कारण क्यों इंपॉर्टेंट है। इधर आते हैं कि 24 और 29 क्यों इंपॉर्टेंट है। 24 का हम लोग चाहते हैं इसे लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? 24 क्रोमियम का। अगर तुम लोग कोई लिख सकता है क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन? लिख देगा लोग? हम ही लिख रहे हैं, देखो लोग। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 6 होगा। 2 2 4 और ये 10। यहाँ तक 10 कंप्लीट हो गया। तो 5 हो जाएगा। 3d 5 है। और तो यहाँ पे 6 2 8 हो गया। 4s1 हो जाएगा फिर ना। 4s1 यही तो हम बोलना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? कौन पहले आता है? 3d पहले आता है कि 4s पहले आता है? याद है किसी को? 4s में 4 रहता है, s इक्वल टू 0 होता है। नाम चेक कर लेते हैं लोग, नियम क्या होता है लिखने का। s इक्वल टू 0 रहता है और p इक्वल टू क्या रहता है? 1 और l इक्वल टू क्या रहता है? sp d इक्वल टू क्या रहता है? 2। तो 4s का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 इसका इसी है और s का वैल्यू 0, तो ये 4 रहेगा। 3d का वैल्यू क्या बनेगा? 3 है और d का वैल्यू 2 5 रहेगा। तो पहले 4s आता है और तब जाके 3d बनता है। पहले 4s आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4s और तब जाके 3d आता है। अब देखो लोग यहाँ पे कि 10 8 18 वो तो हो गया है, लेकिन हम लोग को भरना कई वो है और कई डालना पड़ेगा? 6 वो ना। हाँ, तो हम यहाँ पे 2 डाल देंगे और यहाँ पे कितना डाल देंगे? 4। ये जनरली आदमी लिखता है ऐसा। जब किसी बच्चा को नहीं मालूम रहता है तो ऐसा इनके लिख देता है, जो कि गलत हो जाता है। ऐसे ही ना आदमी भर देगा जनरली। आदमी भरते जाएगा 4s में देखेगा 2 जगह खाली है, भर दिया। 3d में 4 होगा, इसको भर दिया, 4 को बचा है तो। लेकिन ये गलत हो जाता है। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d 5। 3d 5 होता है। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे s में एक जो पहले इसको भरना चाहिए था ना लाइन से, ऐसा क्यों हुआ? कोई कारण बता सकता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो 3d d में कई ऑर्बिटल रहता है? 5 रहता है। 1 2 3 1 2 3 4 5 रहता है। तो अगर इसके केस में अगर 4 को भरते तो ऐसे भरा था 1 2 3 4 भरता ना। हाँ। और यहाँ पे s वाला भरते हैं, अगर 4s वाला भरते तो ऐसे भरा था। ये 4s बनता है, ये 3d बनता है। लेकिन क्या देखा गया कि ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता है नेचर में, ये गलत हो जाता है। नेचर ने क्या किया है कि 4s में 1 डाल दिया है और इसमें कई डाल दिया है? 5 डाल दिया है। क्यों डाला? अभी देख के ये पता चलो क्यों डाला। क्योंकि ये ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, है कि नहीं?
सिमेट्री है, क्या है, इसी अच्छा लगने को क्या बोलते हैं, सिमेट्री है ना। हाँ सिमेट्री है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक के चलते ये नहीं भर पा रहा था, और यहाँ पे एक को इसमें डाल के तो अच्छा से सिमेट्रिक हो गया पूरी तरीके से, और सिमेट्री से एनर्जी कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। उसी प्रकार से अंत में जब जाएगा उसके पास, किसके पास, 30 के पहले किसका नाम लिए थे, कॉपर के पास। तो कॉपर में भी यही होता है कि वहां पे भी होना चाहिए था 4s2 और 3d9, तो फिर क्या हो जाता है वहां पे 4s1 और 3d10। चेक करके आना लोग कल, ठीक है, चेक करना लोग अपना मैं किताब में इसका कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का, और समझना लोग। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, सिंपल चीज है। ऐसा इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लेता है, तो 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छा से आना चाहिए, बिना किसी हिचकिचाहट के 30 तक आना चाहिए तुम लोग को। और इस चीज को में दो जगह अपवाद मिलता है, कौन कौन, क्रोमियम एंड कॉपर, ये अपवाद है। जिसको याद रखना है आदमी याद रखता है, हम लोग को किसको याद रखना है, जिसको याद नहीं रखना है यानी अपवाद को, उसको याद रखना चाहिए। तो आगे चलते हैं लोग। तो ये उसी में से निकेल था, तो निकेल का नंबर कितना था 28, कॉपर के जस्ट पहले है, ठीक है। तो इसी से बोले हैं कि कौन इसमें से है जो 30 के अंदर आता है, तो निकेल 30 तक अच्छा से याद रहना चाहिए पूरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एवरीथिंग। तो ये चीज हो गया यहाँ पे निकेल तक का। तो ये सब जो मेटल है वो क्या करता है, कैसे रिएक्शन कराता है, 1 मिनट में इसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देखें यहाँ पे कि अपने पास अगर इथीन है, दिक्कत है क्या किसी को? नहीं, समझ में आ रहा है ना? अंशु निधि क्या बोल रहे हैं, सब समझ में आ रहा है ना? दिक्कत नहीं है ना? नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए कि CH3CH3 बना दिए। यहाँ पे किसका किसका उपयोग कर सकते हैं लोग, या तो प्लेटिनम उपयोग कर लो, या तो प्लेडियम, या फिर निकेल का उपयोग कर लो, किसी का भी उपयोग कर सकते हैं लोग। तो होता क्या है, ये सब मेटल देखो क्या करता है, ये सब क्या करता है लोग, नीचे मान लेते हैं कि एक मेटल है यहाँ पे, ये प्लेटिनम है, ठीक है। इस प्लेटिनम पे हम लोग क्या किए कि CH2 को ले आके यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे हम बना रहे हैं, ऐसे रहता है CH2। तो ये प्लेटिनम क्या करता है कि जो पाई बॉन्ड रहता है उसको ब्रेक करना चालू कर देता है अपने में, ऐसे ऐसे इसको ब्रेक करना चालू कर देता है, अपने में जोड़ लेता है और एक बॉन्ड ऐसे ऐसे बना देता है, समझ गया ना। और जितना ये हाइड्रोजन है प्लेटिनम जैसा क्या होता है, ये सब पोरस मॉलिक्यूल होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है? पोरस। पोरस का मतलब पता है किसी को? निधि, पोरस का मतलब? पोरस का मतलब हुआ कि एटम होगा एस ऑर्बिटल में। नहीं, यहाँ पे देख के देखो तो पर्त इसमें दिया है आगे में, यहाँ पे जैसे कि दिया है कि दिस मेटल एब्जॉर्ब्स, पोरस यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा है लेकिन यहाँ से मतलब समझ जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस मेटल एब्जॉर्ब्स हाइड्रोजन गैस ऑन देयर सरफेस। कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? कौन? ये प्लेटिनम, प्लेडियम, निकेल, यही सब ना मेटल है इसमें। और कौन मेटल है? और कोई मेटल है क्या यहाँ पे? नहीं समझ में आ रहा है क्या? हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ। तो बताओ। माइक ठीक करी ना, अच्छे से आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे मेटल कौन है इस रिएक्शन में जो लिखा गया है, इसमें मेटल कौन है? प्लेटिनम। हाँ, प्लेटिनम हो सकता है, या प्लेटिनम, प्लेडियम हो सकता है, या निकेल हो सकता है। निकल। हाँ, इन तीनों में से कोई भी एक मेटल है। तो ये मेटल सब क्या करता है कि हाइड्रोजन गैस को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब। क्यों एब्जॉर्ब कर पाता है? क्योंकि ये सब पोरस होता है, इस सब के पास स्पेस रहता है, छिद्र। पोरस का मतलब होता है छिद्र। तो इन लोग के पास छिद्र रहता है जिसमें हाइड्रोजन को पकड़ लेता है, और पकड़ के हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, उसको कमजोर कर देता है, और फिर वही हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें आगे क्या हो जाता है, सिंपली जाके अटैच हो जाता है इथिन में। बात समझ में आ गया? कि हाइड्रोजन को ऐसे अटैच कर देगा और फिर यहाँ से भी हाइड्रोजन को अटैच कर देगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएगा और फिर अंत में ये
पूरा जो मॉलिक्यूल है इससे अलग हो जाता है सिंपली। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन क्या हुआ? हाँ, तो ये फर्स्ट अपना रिएक्शन है जिसको कि हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसमें क्या हुआ हम लोग को कि एक हमारे पास, अब इसका कंक्लूजन बता रहे हैं पहला का, कि इसमें क्या हो रहा है, हम लोग के पास एक हैवी मेटल रह रहा है और उस मेटल क्या कर रहा है कि अपने पे हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है अपने में, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड रहता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड रहता है उसको एक्टिवेट कर दे रहा है और वो हाइड्रोजन आसानी से जाके इथीन में अटैच हो जा रहा है और इथीन इथेन में बदल जा रहा है। इसके पास पहले हाइड्रोजन कम था, अब इसका पास हाइड्रोजन आ गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हैं ये प्रोपाइन है, तो प्रोपाइन को कंप्लीट होने के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे हम देखें लोग कि अगर कोई इथाइन को बदलना चाहता है किस में, इथेन में, तो 4 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। और कोई इथीन को अगर बदलना चाहता है, इथीन को कोई बदलना चाहता है तो 2 को देना पड़ेगा, है ना? अगर इथाइन में, अगर प्रोपाइन में कोई 2 हाइड्रोजन देता तो फिर जाके इथीन बन के रुक जाता, इथेन नहीं बन पाता। ये सब का एप्लीकेशन देखेंगे लोग। तो ये रिएक्शन समझ में आ गया फर्स्ट वाला ना? अब आते हैं हम लोग एसाइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड पे, कि अल्काइल हैलाइड से हम लोग कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान देने वाला बात ये था कि प्लेटिनम और पैलेडियम आसानी से रिएक्शन करा देता है, लेकिन निकेल आसानी से रिएक्शन नहीं कराता है। उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को टेम्परेचर और प्रेशर भी देना पड़ता है एक्स्ट्रा, क्योंकि निकेल कमजोर कैटलिस्ट है, जो कि प्लेटिनम आसानी से रूम में रख देंगे, प्लेटिनम और ये सब आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर निकेल का यूज करना चाहते हो तो प्रेशर भी देना पड़ेगा, टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। ये टेक्स्ट को पढ़ के समझ जाएगा लोग, ठीक है? अपना पढ़ना लोग अपने से भी, हर बात हम बोल के नहीं बता सकते हैं, खुद से भी मेहनत करना है थोड़ा सा। तो अभी बात आता है हम लोग का अल्काइल हैलाइड पे, कि अल्काइल हैलाइड से कैसे बनेगा। तो पहला हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को इथेन में बदल दिए, यानी कि सेचुरेटेड में। अब हम लोग अल्काइल हैलाइड को बदल देंगे किस में? फिर से बदलेंगे अल्केन में, क्योंकि हम लोग अल्केन ही पढ़ रहे हैं, कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पढ़ रहे हैं कि अल्केन कैसे कैसे बन सकता है। तो पहला पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड। जैसे कि देखो ये अल्काइल हैलाइड है, क्या है? क्लोरोमीथेन, है ना? हाँ, तो बोल रहा है कि और अल्काइल हैलाइड आप ले सकते हैं, सिर्फ उसमें क्या नहीं लगा रहना चाहिए? फ्लोराइड, मतलब फ्लोरीन वाला आपको नहीं लेना है, यानी कि CH3F नहीं लेना है, उन लोग को नहीं लेना है CH3F वाला हमको। तो F को हटा दीजिए। तो हैलाइड किस किस से बन सकता है? या तो फ्लोरीन से, या तो क्लोरीन, या तो आयोडीन, और उसके पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तब जाके आयोडीन, तब जाके एस्टाटीन होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो उस एस्टाटीन का जरूरत, हाँ, एस्टाटीन का जरूरत नहीं पड़ता है, तो उसको भूल जाओ, ऐसे ही पूछ लिए। हम लोग को बस इतना का जरूरत है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे जब हम लोग देख लिए कि इतना लोग को हमको जरूरत है, और यहाँ पे दिया कि अगर आपको अल्काइल हैलाइड से बनाना है अल्केन, देखो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड था, क्लोरीन लगल था, अभी क्या बन गया है? मीथेन बन गया है, अल्केन बन गया ना फिर से। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। पिछला बार भी देखो हर जगह अल्केन, हमेशा जब तक नहीं बोलेंगे तब तक अल्केन ही बनते रहेगा। यहाँ पे इथीन इथेन में बदल गया था, प्रोटीन प्रोपेन में बदल गया था, प्रोपाइन भी प्रोपेन में बदल गया था, और यहाँ पे फिर से क्लोरोमीथेन मीथेन में बदल गया। यानी कि क्लोरीन को हटा के कौन ऐड हो गया? कौन ऐड हो गया? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे अपने पास क्लोरोमीथेन था, यानी कि C था, C में ये H और H ऐसा लगा हुआ था ना। और अंत में क्या हो गया? ऐसा बन गया, यानी कि ये क्लोरीन हट गया और इसके जगह पे हाइड्रोजन आ गया, नहीं आ गया? हाँ, इसी को तो बोलते हैं कि मीथेन बनाना है, या हम लोग को सेचुरेटेड बनाना है। तो पिछला बार अनसेचुरेटेड से बना रहे थे, तो अनसेचुरेटेड का काम खत्म हो गया। यहाँ पे ये भी सेचुरेटेड है, ये भी सेचुरेटेड है, लेकिन ये जो सेचुरेटेड है क्लोरीन में है, और हम लोग को क्लोरीन नहीं चाहिए, हम लोग को अल्केन बनाना है, अल्काइल नहीं बनाना है। ये अल्काइल हैलाइड है, इसको भी बनाएंगे लोग। ये कैसे बन गया? इसको बनाएंगे लोग किस क्लास में? 12th में। ये अपना फर्स्ट चैप्टर रहेगा, जहाँ पे देखेंगे कि क्लोरोमीथेन कैसे बनता है, ठीक है ना? और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे पास क्लोरोमीथेन है, तो अभी नहीं सोचना है कि ये कैसे बना है। अभी मान लेना है
जो भी इधर लिखा है मान लेना कि वो मेरे पास है, उसके बारे में नहीं सोचना है, और उससे रिएक्शन करा के इधर वाला चीज हम बना रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ पे क्लोरीन को हमने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन से, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट अपने पास एक क्या मिल गया? हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड मिल गया HCl। ये कैसा एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक एसिड है। दो प्रकार के एसिड होता है, एक इनऑर्गेनिक एक ऑर्गेनिक। बताओ इसमें से कौन कौन इनऑर्गेनिक है, तुम लोग को फटफट बताते जाना है। H2SO4 कौन सा एसिड है? हाँ इनऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। अकार्बनिक एसिड है ये CH3C डबल बॉन्ड OH, ये कैसा है? वीक एसिड है ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग था। H2SO4 स्ट्रॉन्ग होता है, इसी को तेजाब बोलता है लोग। तेजाब के लिए कभी वीक एसिड नहीं यूज किया जाता है। तेजाब जब भी बोला जाता है तो मान के चलो वो स्ट्रॉन्ग एसिड को बोल रहा है। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। बात समझ में आ रहा है? हाँ। और ये सब वीक एसिड है, ये सबसे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हाथ पे ले सकते हैं, हाथ नहीं जलेगा, लेकिन ये सबसे तुरंत हाथ जल जाएगा। एक फिल्म आया था ना तेजाब वाला, क्या नाम था उसका, याद है? छपाक। हाँ छपाक, देखा है कि नहीं कोई? हाँ देखे। अच्छा था? हाँ ठीक ही था, देखे लायक। ठीक है, फिर हम भी कोशिश करेंगे देखने का। लक्ष्मी अग्रवाल पे बना हुआ है। हाँ हाँ ठीक है। तो ये था यहाँ पे ये स्ट्रो, तो जब भी उस एसिड का यूज किया तो वहाँ पे कौन एसिड यूज हुआ हुआ है? वीक की स्ट्रॉन्ग वाला स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज हुआ होगा। नाइट्रिक एसिड हो गया, ये हो गया, बोरिक एसिड हो गया, जो कि बोरिक एसिड में किसका यूज होता है? फास्फोरस का यूज होता है या बोरॉन का यूज होता है, वो सबसे मिला के बनता है, तो सब इनऑर्गेनिक में पढ़ना होता है। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो देख रहे हैं लोग कि क्लोरोमीथेन में जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें जिंक के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं। जिंक अपना यूज हुआ है कैटलिस्ट के रूप में, इसका ज्यादा यूज नहीं है। देख रहा है कि ना इसका कोई इसमें यूज नहीं हुआ है, ऐसे ही है, बस क्लोरीन है, इसका केवल प्रेजेंस चाहिए था। जैसे कि ऊपर में देखो कैटलिस्ट, तुम लोग पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट बताओ लोग तो क्या होता है, जिसको कुछ प्रेरक बोलते हैं हिंदी में, क्या होता है कैटलिस्ट? बता सकता है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट ऐसा होता है जो रिएक्शन करने में हेल्प करता है, रिएक्शन का रेट बढ़ाने में हेल्प करता है। वो रिएक्शन में खुद पार्ट नहीं लेता है, प्रोडक्ट भी उसका नहीं बनता है। यहाँ प्लैटिनम पैलेडियम निकेल ये यूज किए थे, क्या ये प्रोडक्ट में बना है? हाँ कहाँ ये बना है ये प्लैटिनम पैलेडियम का? प्लेटिनम नहीं बना, वो बना नहीं, कैटलिस्ट हो गया। कैटलिस्ट था केवल ये, बस इसका केवल प्रेजेंस का नीड था, ये बना नहीं है। रिएक्शन से बढ़ा दिया। हाँ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, इसके बिना रिएक्शन नहीं हो सकता था। जैसे हम बताएं पानी वाला कि बिना इलेक्ट्रिसिटी का हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ नहीं सकता था, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी फिर उसमें बनता है प्रोडक्ट में, नहीं। तो उसी प्रकार से प्लेटिनम का कोई उपयोग नहीं हुआ है प्रोडक्ट में, बस इसका होना था जरूरी। तो किसी किसी का होना जरूरी हो जाता है, तो यहाँ पे उसी प्रकार से किसका होना जरूरी है अल्काइल हैलाइड में? जिंक का। किसका? जिंक का। तो ये जिंक यहाँ पे चाहिए, बिना जिंक का ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता था। तो जिंक और ये जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक लिया गया है, तो ऐसे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय डिफॉल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कंसंट्रेटेड हो सकता है, लेकिन इसमें क्या बोला है, आप उसको क्या कर दीजिए, डाइल्यूट कर दीजिए। तो इसे डाइल्यूशन पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता दो लोग हमको कि मान लेते हैं 10th का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का ही, किसमें पानी डालना चाहिए? केस ए कर रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे एसिड है और इसमें हम वाटर डाल रहे हैं। केस बी, वी हैव वाटर इन द बीकर एंड वी आर पोरिंग मतलब उड़ेलना, वी आर पोरिंग एसिड इनटू इट, विच इज करेक्ट? आइदर ए और बी। लैब में काम करेगा तो कौन सा? बी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है बी? क्योंकि वाटर का मात्रा वहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, एसिड का कम होना चाहिए, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ तो उससे क्या होगा, मतलब कि ऐसे करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा, सिंपल एग्जाम्पल समझ सकता है लोग। मान लेते हैं कि एकदम गरम गरम तावा है, ठीक है, क्या है? तावा, समझ रहे हैं ना तावा सब लोग? हाँ। उस पे रोटी पकता है, तो वो हो गया, और उस पे हम क्या किए, एक बूंद पानी डाल देते हैं, ठीक है,
तो कैसा छन 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 करता है, मालूम होगा सबको। हाँ, हाँ उसी प्रकार से ये केस किससे रिसेंबल होगा, ए से कि बी से? ए से रिसेंबल होगा। ये केस जो है अपना ए से रिसेंबल होगा, मतलब हम ए का एग्जांपल दे रहे हैं, बी का एग्जांपल नहीं दे रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं कि हम गरम गरम चीज में पानी डाल दिए, ठीक है, गरम गरम चीज में पानी डाल दिए, उल्टा हो गया क्या? नहीं, ठीक है, हाँ, गरम गरम चीज में क्या किए, पानी डाल दिए। तो इससे हम लोग को क्या हो रहा है कि दिक्कत हो जाएगा, पूरा उड़ सकता है, छन छन कर रहा है ना, दिक्कत है उससे। और यहाँ पे क्या है कि ये वाटर है, मतलब यहाँ पे जो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलेगा और हीट को एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा, बात समझ रहा है ना। और इस केस में क्या होगा कि बहुत सारा वाटर है अपने पास और वाटर में एसिड डालेंगे तो यहाँ पे भी हीट निकलेगा, लेकिन चूंकि इतना मात्रा में ठंडा ठंडा पानी है वहां पे कि हीट को तुरंत क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कोई दिक्कत इससे नहीं होगा। और इसमें क्या हो सकता है, उड़ के बाहर आ सकता है। तो हम लोग को एसिड में पानी कभी नहीं डालना चाहिए, पानी में एसिड डालना चाहिए अगर हम लोग को किस प्रोसेस में डाइल्यूट करना है। तो बात समझ में आ गया, तो बी उपयोग करना चाहिए। तो ये पूछता है एग्जाम में, तो यही यहाँ पे काम किया गया है। तो ये बात यहाँ पे देखिए कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रयोग से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये अपना पूरा काम यहाँ पे कर सकते हैं लोग। बात समझ में आ गया। हाँ, इस सब का ही मैकेनिज्म होता है, पूरा मैकेनिज्म होता है कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो तुम लोग को इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, यहाँ पे बुक में नहीं दिया है तो हम नहीं बता रहे हैं, ये सब का नीड नहीं है पूरा मैकेनिज्म जानने का। नहीं तो इसका भी ऐसे जैसे कि हम वो सब बताए थे ना कि ऐसे ऐसे जाता था फिर तोड़ता था, वो सारा चीज का सब में यूज होता है। लेकिन यहाँ पे अगर नहीं दिया इस रिएक्शन में तो हम नहीं बता रहे हैं, जिस रिएक्शन में वो सब दिया रहेगा तो वहाँ पे हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पूरा डिटेल मैकेनिज्म पढ़ेंगे लोग। सिंपली अभी तुम लोग को समझ जाना है कि रिएक्शन कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को दो चीज का जरूरत पड़ा, एक जिंक का और एक हाइड्रोजन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये H+ शो कर रहा है यहाँ पे कि आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए और उसका प्रेजेंस से आप कोई भी अल्काइल हैलाइड को, जैसे कि यहाँ पे क्लोरोमीथेन है, उसका हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्शन कराइएगा तो आपको मीथेन मिल जाएगा, मतलब कि एल्केन मिल जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया बाई प्रोडक्ट के रूप में। यहाँ पे और देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन में भी सेम कंडीशन दिया गया है, तो अपने पास वो किस में बदल गया, इथेन में बदल गया। तो जय को कार्बन रह रहा है, तय को बन जा रहा है। यहाँ पे देख लो ये प्रोपेन है, तो प्रोपेन किस में बदल गया, फिर से नॉर्मल प्रोपेन में बदल गया, जबकि 1 क्लोरोप्रोपेन था। समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत है बताओ किसी को, अंशु निधि को दिक्कत है? नहीं। हाँ अंशु, नहीं। हाँ सब कोई डाउट है तो पूछ लो लोग। ये दो रिएक्शन अभी हम बताएं, दोनों रिएक्शन को समझ जाना लोग, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, अच्छे से इसको समझ जाना लोग दोनों चीज को। और इसमें जहां जहां ब्लैक दिया है वो सब इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि ब्लैक में दिया था हाइड्रोजनेशन, तो बार बार देखेगा लोग लिखा रहेगा बुक में कि हाइड्रोजनेशन क्या है, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, एक्सप्लेन। उसको ये रिएक्शन दिखाएंगे वहां पे, रिएक्शन ये पता रहना चाहिए उस समय ये ऐसे रिएक्शन हो रहा है। पूरा हम कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं, रिएक्शन का डिटेल पूरा चीज हम रिलेट कर करके, क्योंकि जितना रिलेट करेंगे तूड़ के रखेगा लोग नहीं याद होगा, समझ में भी नहीं आएगा। हम सारा चीज को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक से लेकर ऑर्गेनिक से लेकर हर चीज को हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि याद रहे वो चीज। और जहां पे और डिटेल में जाना होगा और डिटेल में भी जाएंगे लोग। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड में एक हम लोग देखें अल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड, कि अल्काइल हैलाइड से हम लोग अल्केन बनाए तो वहां पे किसका यूज किए, जिंक का यूज किए और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किए ना। हाँ, अब दूसरा फिर से अल्काइल हैलाइड का यूज करेंगे, लेकिन अब की बार दूसरा मेथड से, अब की बार दूसरा मेथड यूज करेंगे। उसको बोलते हैं, ये फेमस रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन बोला जाता है। इसमें भी हम लोग अल्काइल हैलाइड ही लेंगे। अल्काइल हैलाइड समझ में आता है ना कि इसमें भी दिक्कत है, समझ में आता है ना अल्काइल हैलाइड। एक बोल ये फंक्शनल ग्रुप था अल्काइल हैलाइड, हाइड्रोजन ग्रुप वाला, जिसमें कोई भी अल्काइल ले लेते हैं अल्काइल ग्रुप और उसमें एक्स अटैच कर देते हैं। हाँ। इसी को बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। यही ग्रुप होता है, कोई भी आर ले लो और उसमें एक्स कनेक्ट कर दो। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिए C2H5 क्लोरीन, यहाँ बताओ आर का वैल्यू क्या है, C2H5 C2H5 है। ये अपना एक अल्काइल है,
C2H5। और X का वैल्यू क्या है? क्लोरीन है। X का वैल्यू ऐसे क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन से स्टार्ट किया करो लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X ये हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। इन्हें कि हम अल्काइल हैलाइड कर रहे हैं, पता नहीं चला अल्काइल हैलाइड क्या है, फिर हुआ काम। वैसा नहीं होना चाहिए, पूछ लेना है तुरंत। तो ये अल्काइल हैलाइड था कि अल्काइल रहेगा और उसमें हाइड्रोजन कनेक्ट रहेगा। हाइड्रोजन मीन्स हम लोग का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हाइड्रोजन होता है। तो ये अल्काइल हैलाइड में पीछे हम लोग देखे लोग, ये सब अल्काइल हैलाइड था। यहाँ पे ये जो था, यहाँ पे क्लोरोमीथेन दिया गया था, ये भी अल्काइल हैलाइड था। ये अपना R था मीथेन, X था क्लोरीन। मीथेन नहीं, मिथाइल। मीथेन नहीं बोलेंगे उसको, मीथेन कहना पड़ेगा तो CH4 कहना पड़ जाएगा। तो ये मिथाइल था और क्लोरीन था। और अगर नीचे में चलेंगे, इसमें क्या क्या है बताओ? इसमें अपना R क्या है? C2H5। C2H5 इसको, हाँ C2H5 इसको क्या बोलते हैं? C2H5 को क्या बोलते हैं? अल्काइल। अल्काइल बोलते हैं। पूरा नाम बताओ। अल्काइल तो मैंने जनरल नाम हो गया। अगर दो को कार्बन है तो क्या बोलेंगे? इथाइल। तो ये इथाइल है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसका नाम बताओ, ये R का क्या नाम है? वो तो एमीन है। प्रोपाइल। प्रोपाइल है। और यहाँ पे X लगा हुआ है, क्लोरीन। तो प्रोपाइल है और क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये बन गया 1 क्लोरोप्रोपेन, या फिर नॉर्मल भी बोल सकते थे क्लोरोप्रोपेन। लेकिन ये IUPAC नोमेनक्लेचर किया है। यहाँ पे नॉर्मल नोमेनक्लेचर है, क्लोरोइथेन लिख दिया है, तो ये नॉर्मल नोमेनक्लेचर है। नीचे लिख दिया 1 क्लोरोप्रोपेन, यानी कि 1 पोजीशन पे बता रहा है पूरा 1 क्लोरोप्रोपेन है ये, मतलब ये IUPAC नोमेनक्लेचर है। समझ में आया बात? हाँ। तो अब हम लोग चलते हैं अगला रिएक्शन पे, जहाँ पे फिर से हम लोग अल्काइल हैलाइड ही लेंगे, लेकिन अब की बार हम लोग क्या नहीं लेंगे? ये नहीं लेंगे, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लेंगे, उसके बदला में कोई और रिएजेंट और कैटलिस्ट लेंगे। तो बोल रहा है कि अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट ट्रीट सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर, मतलब कि आप सोडियम मेटल ले लीजिए और उसको ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करा दीजिए, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, जो कि मॉइस्चर से फ्री रहता है, तो हायर अल्केन देता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड रिएक्शन एंड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग बनाने के लिए इसका यूज होता है। इवन नंबर याद रखना लोग। तो अब इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दो लोग, यहाँ पे इस रिएक्शन को ये क्या बोल रहा है कि ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये हम यहाँ पे समझा रहे हैं ऊर्ज रिएक्शन के बारे में। ऊर्ज रिएक्शन में बोला गया, पिछले वाला रिएक्शन आसान था कि इसमें बस एक क्लोरीन रहता था और क्लोरीन को रिप्लेस कौन कर देता था? हाइड्रोजन। सीधे हाइड्रोजन अटैच हो जाता था। बोला करो लोग तुरंत जब पढ़ा दिए उसको, अभी पढ़ाई किए हैं, ये क्लोरीन है और तुरंत वहां पे हाइड्रोजन अटैच हो जाता था। जब जिंक वाला बात था तो उसके पहले में क्या होता था, जो इसमें पढ़े कि दो डबल बॉन्ड होता था, वो डबल बॉन्ड के बीच में जा जाके अटैच होता था दो हाइड्रोजन। एक डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन लगता था, अगर 2 पाई बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए 4 हाइड्रोजन लग जाएगा, एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। जबकि इसमें क्या होता था कि एक क्लोरीन रहता था या फ्लोरीन रहता था, उसको तुरंत वो हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता था। यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल सी बात है, समझना लोग। यहाँ पे क्या होगा, CH3Br दिया गया है, सोडियम दिया गया है, BrCH3 दिया गया है और ड्राई ईथर ले लिया गया है। रिएक्शन में अभी यहाँ पे टेक्स्ट में भी हम लोग पढ़े लोग कि टेक्स्ट में क्या दिया है कि अगर आपको ये रिएक्शन कराना है तो हायर अल्केन बनाने के लिए यूज होता है। और साथ में ये भी बोला गया है यहाँ पे कि आपको इवन नंबर रखना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अगला चीज बोल रहा है क्या क्या चाहिए इसको, तो एक सोडियम चाहिए और ड्राई ईथर चाहिए। बात समझ में आ गया? क्या क्या चाहिए, सोडियम चाहिए, ड्राई ईथर चाहिए और ये अपना सबस्ट्रेट है दोनों। तो इससे हो क्या रहा है ये देखो लोग, यहाँ पे पिछला बार में कार्बन का संख्या बढ़ रहा था क्या, दोनों में से पीछे में दोनों में से किसी में भी जो अपना प्रोडक्ट बनता था उसमें कार्बन का संख्या बढ़ता था रिएक्शन के बाद? नहीं बढ़ता था, केवल हाइड्रोजन नहीं रहता था, वहीं ऐड हो जाता था। पिछले बार में भी इसमें भी, यहाँ पे भी देखो पहले इथीन था तो रिजल्ट क्या बना, इथेन बना, मतलब 2 का 2 है।
यहाँ पे प्रोपेन था तो प्रोपेन बना, प्रोपाइन था तो फिर से प्रोपेन बना। नीचे वाला में भी यही हुआ कि यहाँ पे क्लोरोमीथेन था, मतलब मीथेन था, एक कार्बन था तो मीथेन बना, एक कार्बन वाला ही बना। इसमें भी वही हुआ है, क्लोरोमीथेन हो रहा है ना। कार्बन का संख्या नहीं बढ़ता था, लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन का संख्या बढ़ रहा है। हम लिए हैं ब्रोमोमीथेन, लेकिन बन गया क्या, इथेन बन गया ना। मतलब कि एक कार्बन कितने कार्बन में कन्वर्ट हो गया, 2 कार्बन में। लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक कार्बन 2 कार्बन में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हुआ क्या है वास्तव में, यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, इधर भी BrCH3 है और इधर भी BrCH3 है, और दोनों BrCH3 हट गया, मतलब कि Br हट गया और CH3 क्या हो गया है, ऐड हो गया है। बात समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब क्या कि यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड था, यहाँ पे ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये मिथाइल ब्रोमाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है। तो दोनों मिथाइल ब्रोमाइड आपस में अटैच हो गया है और दोनों ब्रोमीन को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। बात समझ में आ रहा है, बोलो लोग, कोई दिक्कत है इसमें कैसे हुआ ये वाला बस एक बार और रिएक्शन बता दीजिए। देखो यहाँ पे अपने पास है यहाँ पे BrCH3, हाँ ऐसे लिख देते हैं CH3Br। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग सोडियम ले लेते हैं और फिर ले लेते हैं CH3Br, 2 गोली हैं, और रिएक्शन के बाद क्या बन गया अपना CH3 बन गया। यहाँ पे ध्यान ये देना है, इस रिएक्शन का जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, इस रिएक्शन का जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पे एक मतलब कि बड़ा वाला मिथाइल क्रिएट हो रहा है, मीथेन। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, और दोनों कार्बन जुड़ के क्या बना दिया, यहाँ पे 2 कार्बन का कंपाउंड बना दिया, जिसका नाम क्या है, इथेन है। ये मिथाइल ब्रोमाइड था, ये भी मिथाइल ब्रोमाइड था, और यहाँ पे क्या बन गया, इथेन बन गया। मतलब एक एक कार्बन ज्यादा कार्बन में कन्वर्ट हो गया ना। हाँ, यही बोल रहा है कि हायर कार्बन बनाने के लिए यूज किया जाता है, ऐसा के लिए यूज किया जाता है जब आपको हायर यानी कि लॉन्गर चेन बनाना हो, तो 2 को जब जोड़ना होगा लॉन्गर चेन का, तभी जाके इसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है। हाँ, नहीं तो इसमें दिक्कत हो जाएगा। अगर हम लोग को छोटा छोटा बनाना है, अगर एक ही है उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, फिर ऊपर वाला रिएक्शन यूज कर लेंगे, या तो हाइड्रोजनेशन का यूज कर लेंगे अगर अनसैचुरेटेड रहेगा, या अल्काइल हैलाइड रहेगा जिसमें हमको हायर नहीं बनाना है। अगर सेम नंबर है और सेम नंबर में ही रहना है, अगर 5 कार्बन का एक हमारे पास पहले से है, हम चाहते हैं फिर 5 कार्बन का ही बने, तो हम लोग किसके मदद से इसको बनाएंगे, जिंक और H+ वाला की मदद से। ठीक है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कार्बन ऐड नहीं करता है। लेकिन अगर मेरे पास 5 है कार्बन और हम चाहते हैं कि ये दोगुना कार्बन वाला अल्केन बन जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे, सोडियम और ईथर का यूज कर लेंगे। ये है ना सोडियम ईथर वाला, जिसको कि ऊर्ज रिएक्शन बोल रहे हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, सिंपल सी बात है। मैकेनिज्म हम लोग को इसका नहीं दिया है तो नहीं पढ़ना है। सिंपल याद रखना है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए ये यूज होता है, और नंबर ऑफ कार्बन के लिए यूज करेंगे तो डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा, और हम लोग को वो नहीं चाहिए। हम लोग का प्रोडक्ट में यूनिक चाहिए होता है। अगर 4-5 को प्रोडक्ट है, थोड़ी है कि सामने से दिख रहा है कहेंगे नहीं तुम जाओ तुम रहो, तुम जाओ तुम रहो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हम लोग केमिस्ट्री में क्या चाहते हैं कि प्रोडक्ट जो बने वो यूनिक प्रोडक्ट बने, एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं चाहते हैं। बाई प्रोडक्ट हम एकदम नहीं चाहते हैं कि बने, वो तो गलती से कुछ बन जाता है। जैसे पिछला बार HCl बन गया था, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट कौन बन रहा है, NaBr बन रहा है ना। तो ये सब बाई प्रोडक्ट है। नीचे में देखो हम लोग लिए हैं इथेन, और बन गया क्या यहाँ पे, ब्यूटेन। तो डायरेक्टली हम लोग वो जो रिएक्शन नंबर ऑफ कार्बन को दोगुना कर दे रहा है अल्केन में। हम लोग ले रहे हैं इथाइल हैलाइड, कितना भी कार्बन का, अगर X कार्बन का है तो उसमें उधर देगा। बात समझ आ गया ना? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं। उस रिएक्शन में बता दीजिए। और कोई दिक्कत है अंशु? कोई दिक्कत है रोज रिएक्शन में तो बता लो, इसमें क्या कुछ कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो
सिंपल सी बात है। इसका कंडीशन है क्या क्या चाहिए हम लोग को, या तो सोडियम चाहिए, साथ में ड्राई ईथर चाहिए, तब रिएक्शन हो सकता है। बाकी काम क्या है कि इधर में जितना कार्बन है, इधर में जितना कार्बन है, सबको आपस में डैश से जोड़ देंगे, ब्रोमीन वोमीन हटा करके। ठीक है। हाँ, अब हम लोग आगे चलते हैं लोग और पढ़ते हैं लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग कैसे बना सकते हैं, क्या चीज, फिर से वही बनाना है हम लोग को, इथेन। ठीक है, इथेन कह दो चाहे जो भी कह दो, ये अपना लास्ट मेथड है अल्केन बनाने का। तो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं, दो को यहाँ पे मेथड दिया गया है इसमें, और इन दोनों को पढ़ेंगे लोग। तो सबसे पहला बात आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। मतलब कि जो कार्बन को हटाने का एक तरीका से, मतलब समझो कि कार्बन को एक तरीका से हम क्या कर देंगे लोग, हटा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे उसमें से। तो देखो अपने पास ये है, अपने पास ये लवण है, किसका, दो चीज होता है, एक होता है एसिड, दूसरा होता है बेस। तीन चीज होता है एक्चुअली, एसिड बेस और अंत में क्या आता है, सॉल्ट। एसिड बेस जब रिएक्शन करता है तो रिजल्ट क्या बनता है, सॉल्ट। तो यहाँ पे मान लो कि रिएक्शन हुआ है, किसका किसका, ये किसे बना होगा, अपने पास था इथेनॉइक एसिड और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर दिया। देखो दिखा रहे हैं यहाँ पे, अपने पास था इथेनॉइक एसिड CH3COOH है ना, और इसने क्या किया, यहाँ पे हमको दिख गया NaOH माइनस, मैंने NaOH है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या किया, इस पर अटैक किया, और अटैक करने से लवण बन जाएगा। CH3COOO, O पे माइनस रहेगा और Na प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H प्लस छूटा रहेगा और ये OH, ये पानी बन के निकल जाएगा। ये रिएक्शन है पूरा, एसिड बेस का रिएक्शन है एक। ये अपना पास एसिड था, ये अपने पास बेस है, ये बना, और यहाँ से ये बन गया अपना सॉल्ट। और ये क्या होता है, एक प्रकार से न्यूट्रल होता है ना। ये न्यूट्रल का पीएच मान कितना होता है, 7। एसिड का पीएच मान कितना होता है, 7 से ज्यादा कि कम, एसिड का पीएच मान कितना होता है, कम कि ज्यादा, कम होता है, और बेस का 7 से ज्यादा होता है, सिंपल सी बात है। हाँ। तो NaOH का अगर देखेंगे तो हो सकता है 8-9 होगा कुछ, ये देखेंगे एसिड का तो 7 से कुछ थोड़ा सा नीचे होगा। ये कौन ज्यादा मजबूत है, मान लेते हैं कि एसिड है अपने पास, एक एसिड है जिसका 2 है, एक एसिड है जिसका 3 है, तो कौन ज्यादा मजबूत है, 2 वाला कि 3 वाला, 2 वाला ज्यादा मजबूत है, सिंपल सी बात है। कौन ज्यादा मजबूत बेस है, 7 की 8, नहीं 7 नहीं, 8 की 9, 8 नहीं 9 होगा। अच्छा, सिंपल सी बात है, ऐसे बनता है इसका पीएच टेबल वाला। यहाँ पर आता है 7 न्यूट्रल, इधर बेस बढ़ते जाता है, हाँ, और इधर एसिड बढ़ते जाता है। तो ये 6, 5, 4, 3, तो इधर बढ़ते जाता है। इधर में कितना बनेगा अपना, 8, 9, 10, 12, 14 अपना बढ़ते जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कुछ कुछ लिखना है हम लोग को, तो यहाँ पे H2O लिखेंगे, वीक एसिड है तो वीक एसिड यहाँ पे बन जाएगा, तो वीक एसिड यहाँ पे बन जाएगा। तो मान लेते हैं कि CH3COOH, ये वीक एसिड है ना, और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसको हम इधर 3 तरफ रख देंगे, 3 या 1 तरफ रख देंगे। H2SO4 बेस का नाम बताओ, एक वीक बेस का नाम बताओ। NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, NaOH KOH, हाँ ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वीक बेस का नाम हम खोज रहे हैं, मेरे को भी नाम नहीं पता चल रहा है, फिर भी तो मान लेते हैं कि एक बेस के नाम पे हम मान लेते हैं कि NH3 है, ठीक है, ये भी एक बेस होता है, तो ये वीक बेस हो जाएगा, ठीक है ना, उतना वीक नहीं है लेकिन फिर वीक रहेगा ये, ठीक है। NaOH बहुत ज़्यादा थी है NaOH, और ये 2 है अपना, ये न्यूट्रल हो गया। तो ये अपना ठीक ये टेबल है पीएच का जो स्केल है, पीएच स्केल है, ये दिमाग में रहना चाहिए, किधर एसिड बढ़ते जाता है, किधर बेस बढ़ते जाता है। तो आगे आते हैं लोग यहाँ पे, तो डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे थे, तो डीकार्बोक्सिलेशन में ये अपने पास एक है सॉल्ट, जो कि बना हुआ है 2 एसिड या बेस से रिएक्शन होकर बना हुआ है। तो जब भी हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्ट का यूज कर रहे हैं, तो एक ऑर्गेनिक एसिड होगा और उसका बेस रिएक्शन करा दिए हैं, यही बोलते हैं सोडालाइम।
कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का आप सोडियम सॉल्ट ले लीजिए ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम, और इसको बोल रहे हैं कि सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराइए। सोडा लाइम क्या होता है, कोई पूछ दिया, कॉपी में ये सब लिख के रखना चाहिए, व्हाट इज सोडा लाइम। तो मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड की मिक्सचर जो है किसका किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब कि NaOH का, और किसका, कैल्शियम ऑक्साइड CaO का, इसका मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग, सोडा लाइम बोलते हैं। गिव्स अल्केन कंटेनिंग 1 कार्बन लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कई वो कार्बन है यहाँ पे बताओ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कई वो कार्बन है टोटल, 2 है। इथेनॉल देखो यहाँ पे लिखा है, इसको इथेनोइक एसिड बोलते हैं। अगर ऐसा जनरली कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको इथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, इसीलिए यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। जब लवण बन गया है तो बोल रहा है सोडियम इथेनोएट, इथेनोइक एसिड को इथेनोएट बोल दिया क्योंकि ये अब लवण सॉल्ट बन गया है। तो ये क्या कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है और ये कैल्शियम ऑक्साइड लिया है और उसको हीट कर रहा है। ये किसका सिंबल है, ऐसा वाला गर्म करने का सिंबल है, किसको गर्म किया जा रहा है। तो वही बोल रहा है कि हीटिंग जब लिखा है तो यहाँ पे हीट का साइन दिया हुआ है, ये हीटिंग किया जा रहा है सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम किसको बोला जाता है, ये NaOH और CaO, इन दोनों को मिक्सचर को सोडा लाइम बोला जाता है। सोडा लाइम के साथ हीट करने पे सोडियम इथेनोएट जो है वो किस चीज में बदल गया, मीथेन में बदल गया। ये बोला है कि जब आप डीकार्बोक्सिलेशन कीजिएगा तो एक कार्बन लेस हो जाता है, वो एक कार्बन कहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे आ गया है, Na2CO3 बना दिया है ना। एक कार्बन जो है इसमें से ये निकल गया है बाहर में, बात समझ आ रहा है। हाँ, तो और यहाँ पे बन गया अपने पास क्या, मीथेन बन गया। आगे देख सकते हैं लोग रिएक्शन, ये ब्यूटेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड है, यहाँ पे 4 कार्बन दिख रहा है, 1 2 3 4, और इसको बोलेंगे सोडियम ब्यूटेनोएट बोलेंगे। और इसको हम लोग फिर से वही किए हैं, इसमें हीटिंग नहीं दिखाया है, हीटिंग दिखा भी सकता है अपना, दिखाएगा तो तुरंत यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा अपने पास, प्रोपेन बन गया। ब्यूटेनोइक था, 4 कार्बन था, लेकिन 1 कार्बन कट गया तो क्या बन गया, यहाँ पे कितना कार्बन बच गया है, 3 कार्बन बच गया है। तो जब भी हम लोग को इस मेथड से जब अल्केन बनाएंगे डीकार्बोक्सिलेशन करके, मतलब कि इसका नाम क्या होता है सर, 1 कार्बन हटाना, 1 कार्बन को हटा के जब हम बनाएंगे तो उस समय हम लोग का इसका यूज करेंगे। तो हम लोग 2 से 4 पढ़े लोग, पहला रिएक्शन पढ़े हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में क्या कर रहे थे लोग, सिंपल भारी मेटल लेते थे जैसे प्लेटिनम प्लेटिनम निकेल और उसमें ऐड कर देते थे। उसके बाद हम लोग पढ़े और उसमें अनसेचुरेटेड का यूज करते थे, अनसेचुरेटेड को किसमें डालते थे, सेचुरेटेड में। फिर अल्काइल हैलाइड पढ़े लोग, अल्काइल हैलाइड में 2 पढ़े, पहला पढ़े जिसमें कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज करके बनाए लोग, और दूसरा पढ़े जिसमें किसका यूज किए लोग, कौन सा रिएक्शन का, ड्राई ईथर का। और उस रिएक्शन का नाम क्या था, ऊर्ज रिएक्शन। हाँ, ऊर्ज रिएक्शन, तो वो पता रहना चाहिए हम लोग को, ऊर्ज रिएक्शन का। उसमें ड्राई ईथर, तो उसमें क्या होता था, ड्राई ईथर की मदद से हम लोग लॉन्ग कार्बन चेन बना सकते थे, एक ही बार में दुगना बना देंगे। कोई दिया है 10 को बोल रहा है 20 को बनाओ उसका, तो हम एक को जोड़ेंगे कार्बन, दिमाग खराब हुआ है मेरा, सीधा किसका यूज करेंगे, ऊर्ज रिएक्शन का, तुरंत बना देंगे, है ना, समझ में आ रहा है बात। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे देखे लो कि डीकार्बोक्सिलेशन, तो इसमें क्या हो रहा है कि 1 कार्बन कम हो जा रहा है, बढ़ने के बजाय 1 कार्बन कम हो जा रहा है। तो 1 कार्बन अगर कम करना है तो इससे भी हम लोग इथेन बना सकते हैं, 1 कार्बन कम बनेगा, तो 1 कार्बन कम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लोग पढ़ते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जो इलेक्ट्रोलिसिस भी कर सकते हैं लोग, जिसका नाम है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, और इसके मदद से भी हम लोग बना सकते हैं किस चीज को, अल्केन को। तो एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ एन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स, क्या गिव करता है, गिव्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एट एनोड। तो देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर से इसने सॉल्ट लिया है ना, ये सॉल्ट है, रिएक्शन हुआ होगा एसिड का और बेस का, NaOH बेस होगा, ये वीक एसिड CH3CH2 इसका रिएक्शन हुआ किसके, और रिएक्शन से ये बना हुआ है और ये पानी में है, ये इतना सारा चीज है। और क्या बोल रहा है कि इसका आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए, और एज सुन एज यू विल इलेक्ट्रोलाइसिस डू द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ दिस यू विल गेट, क्या हम लोग प्राप्त करेंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ अल्केन प्राप्त करेंगे। कहां पर, एनोड पर। एनोड कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है उस पर हम लोग को क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस में।
ठीक है, बात समझ में आ गया? हाँ, तो बैटरी में जो सिंबल होता है बैटरी में, एक को एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एनोड कैथोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको एनोड बोलते हैं, और जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो कि सबसे पहले जब इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो ये देखो बोल रहा है ये किसका साइन है? एक रिएक्शन ऐसा दिखता है और एक रिएक्शन इस प्रकार का दिखता है, दोनों में से क्या अंतर है? एक रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल है। हाँ, एक रिवर्सिबल है, एक इरिवर्सिबल है। कौन रिवर्सिबल कौन इरिवर्सिबल? 1 2 बताओ, पहला क्या है? पहला है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल है और दूसरा रिवर्सिबल है। जब ये इरिवर्सिबल है इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन है इट विल ओनली गो इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, कंप्लीट काम फिनिश। और ये जो है रिवर्सिबल है मतलब कि दोनों डायरेक्शन में जाएगा। और जब कोनो चीज दोनों डायरेक्शन में जाने लगता है तो अंत में वहां पे क्या बनता है? इक्विलिब्रियम। क्या बनता है? इक्विलिब्रियम। और दो मान लो कि दो आदमी है, एगो बढ़िया है एगो कमजोर है, तो दोनों लड़ाई करेगा तो अंत में हो सकता है वो मर जाएगा, रिएक्शन खत्म। बात समझ में आ गया? हो जाएगा ना? हाँ, और दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें दोनों सेम लेवल का है, दोनों सेम मात्रा में बढ़िया है। एक इधर से एक मार रहा है, दूसरे से वो भी मार रहा है अपना, तो दोनों को अंत में क्या करना पड़ेगा? सेटलमेंट। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा क्योंकि दोनों सेम लेवल पे है लोग, तो दोनों का ऐसे मतलब रिएक्शन कभी नहीं खत्म होगा। उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? वो भी एक तबाक मारते रहेगा, ये भी एक तबाक मारते रहेगा, और ऐसे ही चलते रहेगा उन लोग का प्रोसेस, क्योंकि उन लोग का खत्म नहीं होगा। तो इसको बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये होता है रिवर्सिबल। तो यहाँ पे जो ये साइन है फर्स्ट प्रोसेस, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। किसका साइन है? रिवर्सिबल रिएक्शन का। किसके बीच में रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ है? ये जो यहाँ पे बना हुआ है अपने पास सॉल्ट, ये सॉल्ट, इसके बीच में रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्साइड अलग है और सोडियम प्लस अलग है, कुछ जुड़ के है कुछ अलग है, और अपना रिएक्शन कांस्टेंट रेट पे आ गया है। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों साथ में एग्जिस्ट करता है, कुछ मात्रा में ये भी है, कुछ मात्रा में ये भी है, कुछ मात्रा में ये भी है, अपना बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है, ऐसा हो रहा है इसमें। और ये होता है बन रहा है टूट रहा है नहीं, सीधे प्रोडक्ट बन गया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब हम लोग का एनोड पे क्या हो रहा है ये देखते हैं कि एनोड पे देखो क्या हो रहा है कि एनोड पे हम लोग का होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है ना एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना? कहाँ पे होता है हमको याद भी नहीं पड़ रहा है, दो कोशिश करते हैं लोग इसको। ये यहाँ पे देखते हैं लोग कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे अपने पास एसीटेट आयन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसीटेट आयन बोलेंगे। वही बोले हम कि यहाँ पे 2 का एसीटेट आयन बोल सकता है या फिर इथेनोएट आयन बोल सकता है। और सोडियम तो लगा नहीं है, इसको हम लोग सोडियम इथेनोएट बोलते थे, तो ये सॉल्ट था। अब ये अपना आयन है, माइनस में है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? एनोड पर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? हम लोग को पता चल गया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन 2 को निकला और फ्री एसीटेट रेडिकल बन गया ना? हाँ, ये फ्री एसीटेट रेडिकल बन गया। और फ्री एसीटेट रेडिकल फिर से आगे क्या बन गया? मिथाइल रेडिकल बन गया, और ये बन गया अपना मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। और अंत में फिर क्या बनेगा? तो 2 मिथाइल फ्री रेडिकल कनेक्ट होके मीथेन बना दिया। और यहाँ पे फिर अंत में है अपना कैथोड पे क्या हो रहा है कि पानी था और पानी का हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन एक जुड़ रहा है, एक ये बन गया और एक ये बन गया, और अंत में हाइड्रोजन गैस बन जाता है। समझ में आ गया? अब इसको हम जानते हैं समझ में नहीं आया है पूरा, तो हम इसको पूरा डिटेल करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन डिटेल करने वाला है। यहाँ पे पूरा हम लोग को समझना होगा कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। तो यहाँ पे दिया हुआ है मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म को फुल समझते हैं लोग, ठीक है? ये मैकेनिज्म कैसे कैसे काम कर रहा है। तो 1 मिनट रुक जाओ लोग। कोई डाउट, कोई इसमें दिक्कत? पीछे वाला में कोई दिक्कत है क्या? ये अपना लास्ट रिएक्शन है अल्केन बनाने का। इसके बाद अल्केन बनाने का खत्म हो जाएगा, फिर अल्कीन अल्काइन पे चला जाएगा।
चलो अब देखो लो यहाँ पे इसमें क्या है, हम लोग का रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन में हम लोग को हम बताएं कि सबसे पहले तो इथी में रहता है लोग, ये तो हम लोग मालूम चल गया कि इक्विलिब्रियम में रहता है। इक्विलिब्रियम में कौन कौन रहता है, तो हम लोग के पास रहता है इक्विलिब्रियम में 2CH3 C++O माइनस Na+, ये है अपने पास। ये जो है इथेनोएट आयन है, सोडियम इथेनोएट, सॉल्ट है, आयन नहीं बोलेंगे इसको, सॉल्ट बोलेंगे, सोडियम इथेनोएट सॉल्ट है। अगर इसका हम लोग पूरा नाम लिखते हैं यहाँ पे तो लिख सकते हैं सोडियम इथेनोएट सॉल्ट है ये जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहा है तो किसके साथ जुड़ रहा है और टूट रहा है, C++O माइनस के साथ। ये अपना आयन बन गया, एसीटेट आयन इसका नाम होता है। बहुत फेमस आयन है, बार बार हम लोग को इसको सुनने को मिलेगा। एसीटेट आयन है और यहाँ पे सोडियम प्लस दिख गया। यहाँ पे चूंकि दूधू को लिए थे तो दूधू को तुम के भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना सब में, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 2 एसीटेट आयन टूटा और 2 ये भी टूटा। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगला स्टेप में देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में अपने पास है क्या है। नेक्स्ट स्टेप में तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का एनोड पे का रिएक्शन देखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सबसे पहले पॉइंट लिख दे रहे हैं जो कि याद रहना चाहिए कि ऑक्सीडेशन occurs at एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑकर होता है, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट ये कहाँ बात हुआ, ऑक्सीडेशन का बात हुआ, एनोड का बात हुआ। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन का बात हुआ, एनोड का बात हुआ और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल का बात हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे रिमूवल हो रहा है। तो रिमूवल किसके पास होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही ना रिमूव करेगा, कि जिसके पास रहबे नहीं करेगा वही कैसे रिमूव कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मतलब इलेक्ट्रॉन देने का बात हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, एक प्रकार से वो क्या होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, बात है ना। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो एक प्रकार से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, क्या हो सकता है बता सकता है कोई? जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो सकता है, बताओ लोग। न्यूक्लियोफाइल, और ऑलरेडी से उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो प्लस को खोजेगा ना, तो प्लस को खोजेगा तो प्लस लविंग हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल रहेगा एक प्रकार से। इतना क्या सोचना है, तो ये एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल ही बोल देंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे ये माइनस है यहाँ पे दिखाया गया है। माइनस है मतलब ऑक्सीजन के पास कई इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, इतना सारा इलेक्ट्रॉन आ गया होगा ना, 3 लोन पेयर है इसके पास। हम क्या किए यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन किए। -2 इलेक्ट्रॉन करने का मतलब क्या हुआ कि हम इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक हो गया है ना, तो हम कह रहे हैं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तुम हटा दो। इसके पास -1 तो माइनस क्यों आया है, कोई बता सकता है? सिंपल सी बात है, यहाँ माइनस इसलिए आया है, ऑक्सीजन के अंत में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे ना तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा, चेक करोगे इनके, है कि नहीं? 3 लोन पेयर है और एगो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड में 2 रहता है तो एगो इसका है ना। हाँ, तो इसलिए इसके पास इसको दिक्कत है और इसके पास एक माइनस चार्ज इसलिए शो हो रहा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, नहीं तो इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कोई ऐसा भी बोल सकता है क्या, जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन बनाए, यहाँ पे अभी ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन न्यूलैंड का एक नियम होता है जिसके हिसाब से तो अष्टक पूरा करना होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोलते हैं ना, तो वो शेयरिंग किया हुआ है, उससे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भी है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अपना खुद का रखा हुआ है और शेयरिंग करके इसमें रखा हुआ है दोनों इलेक्ट्रॉन को। ये उस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपना भी समझ रहा है, ये अपना समझ रहा है, लेकिन जो वो इलेक्ट्रॉन है इसको ये नहीं समझना है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास 8 हो गया है तो 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 2 माइनस कर देते हैं। ऐसा कर देंगे क्या? यहाँ पे नहीं करेंगे ऐसा। 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास अंतिम सेल में ये किसके जैसा बन गया है, अभी
दो बॉन्ड बना के ऑक्सीजन किसके जैसा बन गया है, नियॉन के जैसा बन गया है ना। हाँ, लेकिन ये नहीं समझना है कि जब दो बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन आया है तो माइनस चार्ज दे दिया है, नहीं, वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ऐसे ही है, ये नहीं कि उसके आउटर सेल में आ गया, आउटर सेल में नहीं आया है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, माइनस नहीं क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया है, इसलिए यहाँ पे माइनस क्रिएट हो गया है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों अंतर को अच्छे से रखना है। तो हम यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे तो ऐसा बन जाना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड O पे प्लस बन जाना चाहिए। ये तो O पे प्लस नहीं बना के O पे रेडिकल बनाया है, ऐसा क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और हम दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इसको तो एगो प्लस बन जाना चाहिए ना। कोई कारण बता सकता है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसका कई मॉलिक्यूल है, दो लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो दो गो मॉलिक्यूल है, मतलब ऐसा ऐसा दो गो मॉलिक्यूल है और दोनों में से हम एक इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, निकालें, इसलिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रखा गया है। इस दो इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ये नहीं समझना है कि एक ही मॉलिक्यूल में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, नहीं, दोनों दो मॉलिक्यूल है और दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन हम निकालें तो अंत में अब इस पे कोई चार्ज नहीं रह जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ, एक दिक्कत इसके पास अभी भी है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया है जो कि अनबॉन्डिंग है और ये बॉन्ड बनाना चाहता है, क्योंकि इसको कई गो इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर सेल में, 8 गो चाहिए, अभी इसके पास 6 गो है ना, 2 2 4 2 6, मतलब एक 2 2 4 2 2 4 2 6 गो है, 6 गो इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पे बॉन्डिंग कर लिया, एक और इसको बॉन्ड कहीं पे बनाना पड़ेगा ताकि 8 गो हो जाए, तो 6 7 गो इसके पास अभी पे हम लोग को दिख रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला जो हम लोग का बनेगा इसका नेक्स्ट, अब रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में इसका क्या होगा, यहाँ पे ये देखो लोग, नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये जो बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन वाला कहेगा, ये बोलेगा कि ये अनस्टेबल हो गया है और बॉन्ड बनाना चाहता है, देखना बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा। यहाँ पे होगा होमोलिसिस, होमोलिसिस में क्या होता था याद है, अरे होमोलिसिस पढ़े थे ना, होमोलिसिस होता था बॉन्ड का और हेटेरोलिसिस होता था। तो होमोलिसिस में क्या होता था, अपना अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाता था कि दूसरा का इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाता था, अपना अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाता था। हम दिखा रहे हैं इस बॉन्ड का होमोलिसिस हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन एक इसका इस तरफ भी चला गया, इसलिए सिंगल एरो दिखा रहे हैं, देखो डबल नहीं दिखा रहे हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, देखो तो कैसा फोटो बन जाएगा, यहाँ पे अपना फोटो बन जाएगा। नेक्स्ट वाला वो बनेगा 2CH3 तो रहेगा, लेकिन CH3 के पास अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया है क्योंकि एक बॉन्ड इसका ब्रेक हो गया। और कार्बन कैसा बन जाएगा, इसका देखो, इसको मजा आ गया, क्यों मजा आ गया ये देखो, मालूम चल जाएगा अभी कि इसको क्यों मजा आ गया। देखो तो अब क्या हो सकता है, अब यहाँ पे इसमें क्या हो सकता है, इसमें कुछ पता चल रहा है। और इसके पास भी एगो रेडिकल दिख रहा है, उसके पास भी एगो रेडिकल दिख रहा है, तो दोनों मिलकर क्या कर लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। पता चला, बोलो। हाँ, और बॉन्ड बना, ये कौन सा कंपाउंड बना है, इसको पहचानता है लोग, CO2 बना है, बहुत ज्यादा स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल। अगर कहीं पे CO2 का निकालने का चक्कर है तो एकदम निकलेगा, इतना मान के चलो, बार बार तुम लोग देखेगा, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे हम पूरा, तो पूरा जब पढ़ाएंगे तो तुम देखना, अगर कहीं पे CO2 निकलने का मौका मिलता है तो कोई मौका नहीं छोड़ेगा निकलने का, तुरंत निकलने का चक्कर में आता है और भाग जाता है। बात समझ में आया ना, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे यही हुआ कि इस बॉन्ड का हुआ है यहाँ पे होमोलिसिस, होमोलिसिस हुआ है, और होमोलिसिस के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो जो इधर चला गया वो बन गया कार्बिन, कार्बिन बन गया, इसी को बोलते हैं कार्बिन। 3 तरह का पढ़े थे लोग, एक पढ़े थे कार्बो, नाम बताओ लोग, जो C+ वाला था उसका क्या पढ़े थे लोग, कार्बो, भुला गया लोग, भूल गए लोग, जिसमें C+ बनता था, जैसे कि CH3+, इसका क्या नाम होता था, कार्बो। आवाज आ रहा है ना, हेलो,
हेलो, आवाज नहीं जा रहा है क्या? अंशु, निधि, हेलो। हाँ क्या हुआ? काहे नहीं बोल रहा है लोग? कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है क्या कुछ? बोलो लोग, कोई जवाब नहीं दे रहा है। कोई दिक्कत है? प्रियांशु, हाँ, क्या हो गया था? कॉल आ गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, अंशु, हाँ, क्या हुआ? कोई दिक्कत है? नहीं। फिर काहे नहीं जवाब दे रहे हैं लोग जो पूछ रहे हैं? तो ये CH3 का क्या नाम होता था? प्लस जो लगा रहता था तो कार्बो केटाइन। केटाइन। ये बोलने में तुमको क्या क्या दिक्कत है? कब से आवाज नहीं जा रहा था क्या? हमको आवाज नहीं आ रहा था, वो थोड़ा चले गया था। अच्छा, और अगला क्या रहता है अपने पास? CH3 माइनस बनता था, इसका क्या नाम होता था? कार्बो एनायन। एनायन होता था। और एक याद और होगा तुम लोगों को कि CH3 के पास डॉट बन गया था, इसका क्या नाम था? कार्बन फ्री रेडिकल। हाँ, कार्बन फ्री रेडिकल या कार्बिन बोला जाता है इसी को, ठीक है। तो ये यहाँ पे बन गया है कार्बन फ्री रेडिकल 2CH3। तो हम लोग के पास ये था और यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ गए रिएक्शन कराते कराते कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन हुआ इसका कहाँ पे? एनोड पे। तो एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया और यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, हम लोग देख सकते हैं इसमें। फिर जब ऑक्सीडेशन के बाद ये ब्रेक हुआ, होमोलिसिस फिजन हुआ इसका, मतलब कि विखंडन हुआ होमोलिसिस तरीका से, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला गया इधर में ऑक्सीजन वाला, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। तो यहाँ पे एक ये कंपाउंड को बाहर निकलने का मौका मिल गया, जो कि कौन था? कार्बन डाई ऑक्साइड था, इसको बाहर निकलने का मौका मिल गया। और यहाँ पे एक कार्बिन ऐसा बना रह गया। अब इस कार्बिन में क्या होगा कि ऐसा रिएक्शन होने से ऐसा कई वो कार्बिन बना है, 2 कार्बिन बना है। हाँ, यहाँ पे 2CH3 डॉट लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि CH3 डॉट और ये और CH3 डॉट है ना। हाँ, तो अब ये दोनों CH3 डॉट क्या कर लेगा? अपने आप को जोड़ लेगा लोग, दो को अलग अलग है और जोड़ लेगा लोग, और जोड़ते ही क्या बन जाएगा अपने पास कंपाउंड? C2H6। तो ये बन गया अपने पास मीथेन। किससे बन गया मीथेन? कार्बोक्सिलिक एसिड से। बात समझ में आया? हाँ, ये रिएक्शन सारा कहाँ पे हुआ? एनोड पे। तो ये याद रखना है कि कार्बोक्सिलेशन के समय, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन के समय जो अपना बनता है इथेन, वो कहाँ पे, कौन से टर्मिनल पे बनता है? एनोड की कैथोड? तो एनोड पे बनता है। और कैथोड पे क्या होता है? एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो कैथोड पे पक्का है कि रिडक्शन हो रहा होगा ना। तो वहां पे देख सकते हैं बुक में दिया हुआ है कि रिडक्शन हो रहा है, कि पानी का रिडक्शन हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब जुड़ रहा है तो OH बन रहा है, और H का इलेक्ट्रॉन H डॉट ऐसे बन जा रहा है कि OH बन गया और H डॉट बन गया। तो ये जो है OH माइनस बनता है, तो ये OH माइनस अपना रह गया यहाँ पे। और इधर में तुम देखा होगा, इधर में कौन रिलीज हुआ होगा? तुम लोग को मालूम होगा कि इधर में सोडियम प्लस रिलीज हुआ होगा इसके पहले ही। यहाँ पे सोडियम प्लस था ना हाँ, ऊपर में। तो इसी सोडियम प्लस के साथ कौन रिएक्शन कर लेगा यहाँ पर से? OH। जो सोडियम प्लस उधर से निकला था उसी के साथ ये OH जाके अटैच हो जाएगा और अपना NOH बना लेगा। और ये यहाँ पे H फ्री रेडिकल बना हुआ है, तो 2 H आएगा और फिर से वो कौन सा गैस बना लेगा? H2। तो ये सारा रिएक्शन जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन का है। तो बुक में डीकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन को अच्छे से पढ़ना लोग ध्यान से। नहीं समझ में आएगा फिर कल पूछ लेना लोग उसको, ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत अब इसमें, कोई डाउट? नहीं।